नमस्कार, आदाब। आपसे मुखातिब हूं मैं फराज। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं पुरानी यादों से। आज पुरानी यादों में हम आपको लिए जा रहे हैं 1965 में। जी हाँ, जिक्र होगा आज एक खूबसूरत फिल्म जिसमें शूटिंग लोकेशंस, स्टोरी, अदाकारी और संगीत बेहतरीन था। बात कर रहे हैं फिल्म आरज़ू की। आरज़ू फिल्म बनी सागर आर्ट कॉरपोरेशन बैनर के तले। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहे रामानंद सागर। थोड़ी बातें आपको रामानंद सागर साहब के बारे में बता दें। 29 दिसंबर 1917 को लाहौर में पैदा हुए और जब इनका नाम था चंद्रमौली चोपड़ा, फिर अपने ननिहाल चले गए, वहां ये हो गए रामानंद। नानी के घर में ही परवरिश हुई और बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था, लिहाजा जब बड़े हुए तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए संस्कृत और पर्शियन में। न्यूज़पेपर में एडिटर भी रहे, डेली मिलाप नाम था उसका, और वहीं से फिर कविताएं, उपन्यास लिखने लगे। बॉम्बे का रुख किया और जुड़ गए पृथ्वी थिएटर से। फिर डायलॉग लिखने लगे, जैसे कि फिल्म पैगाम में, जिसके लिए इन्हें डायलॉग राइटर के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर सागर साहब ने सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी खुद की कंपनी बना ली और बेशुमार फिल्में बनाई, जिनमें आरज़ू भी शामिल है। ये कैसा नशा है, ये कैसा असर है, न काबू में दिल है, न बस में नजर है। जरा होश आले चले जाइएगा, जरा होश आले चले जाइएगा, ठहर जाइएगा, ठहर जाइएगा। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी हमसे बच कर। फिर 1987 में आया रामायण, और रामायण ने रामानंद सागर को अमर कर दिया। आइए एक बार फिर से लौटते हैं फिल्म आरज़ू की तरफ। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, नज़ीर हुसैन, अचला सचदेव, नाजिमा, धूमल, मलिका, नाना पलसीकर, ब्रह्म भरद्वाज और महमूद ने। या इलाही मिटने जान दी कदरे दिल। संगीत शंकर जयकिशन का और गीत हसरत जयपुरी के। राजेंद्र कुमार गोपाल बने और उनके दोस्त बने रमेश यानी फिरोज खान। आरज़ू कहानी है दो दोस्तों की, लव ट्रायंगल भी है, इसमें सेक्रीफाइस भी है, और इसका गीत और संगीत तो क्या कहना। राजेंद्र कुमार साहब 1929 में पैदा हुए सियालकोट में। उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, फिर वहाँ पर एच.एस. रवेल के असिस्टेंट बन गए, पतंगा फिल्म में और कई फिल्मों में, और जोगन फिल्म में काम भी किया दिलीप कुमार और नरगिस के साथ। फिर वचन फिल्म आई 1955 में। फिर उसके बाद हम सब जानते हैं राजेंद्र कुमार से जुबली कुमार तक का सफर। तुमने रमेश को कहा तो, अगर तुमने रमेश या उषा को इस बात का पता भी चलने दिया तो मैं माँ की सौगन खाकर कहता हूँ सरला, तुम मुझे जिंदा नहीं। साधना जी 2 सितंबर 1941 को पैदा हुई और फिर कराची से बॉम्बे आ गईं। उनको एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, लिहाजा पिता ने कोशिश की और फिल्म इंडस्ट्री में पहला काम मिला फिल्म श्री 420 में एक गाने में ईचक दाना,
कोरस में, कॉलेज में ड्रामे भी करती थीं। सिंधी फिल्म अबाना से पहचान मिली और मैगजीन में जब फोटोग्राफ छपा तो शशिधर मुखर्जी साहब ने देख लिया और वहीं से फिर इबारत लिखी गई लव इन शिमला की, जिसमें जॉय मुखर्जी और साधना को लॉन्च किया गया। नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सुना दीवान साहब। नहीं बेटा, बुजुर्गों को ऐसा नहीं कहते। बाबूजी, आप नहीं जानते, इन्हें नहीं आना चाहिए था। कितना खतरा है। खतरा? किस बात का? बाबूजी, इन्हें दिल की बीमारी है। आरजू के पहले राजेंद्र कुमार और साधना जी काम कर चुके थे साथ मेरे महबूब में। इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। यही वजह है कि इनकी कई फिल्में साथ में आई। मेरा टेलीफोन नंबर है, आधी फोन कर देना। जरूर करूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। आरजू में एक अहम रोल फिरोज खान साहब ने भी निभाया। 25 सितंबर 1939 को पैदाइश बेंगलोर में हुई। वालिद सादिक अली खान तनोली अफगानिस्तान मूल के थे और माँ ईरान की। बेंगलोर में ही बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जर्मन हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे आए तो पहली फिल्म मिली दीदी 1960 में, जिसमें एक छोटा सा रोल था। उसके बाद फिर कई फिल्में आईं और आदमी और इंसान फिल्म में तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। गोपाल, इस दफा बदला लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। बदला किस बात का? अबे भूल गया, 2 साल पहले गुलमर्ग में स्कीइंग चैंपियनशिप हारने पे जूते जो पड़े थे। बेटा, उस साल तो 1-2 पड़े थे। अगर इस दफा हार गए तो इतने पड़ेंगे कि नानी याद आ जाएगी। मेरी जान, इसका भी इंतजाम कर लिया है। क्या इंतजाम किया आपने? ब्रेन वेव माय डियर, ब्रेन वेव। मैंने मेरा और तुम्हारा असली नाम लिखा ही नहीं। तो क्या लिखा है? यू आर मिस्टर सरजू ऑफ ओखला एंड आई एम मिस्टर हरिया ऑफ हरियाणा। आरजू में एक और दमदार रोल था महमूद साहब का। 29 सितंबर 1932 को पैदा हुए। इनके माता पिता भी एक्टर डांसर रहे, काफी स्ट्रगल किया और पहला रोल इनको किस्मत से ही मिला जब ये छोटे थे। फिल्म किस्मत में अशोक कुमार साहब ने इन्हें देखा, बाहर ये खेल रहे थे स्टूडियो के बाहर, और वहीं से फिर किस्मत फिल्म में इन्होंने अशोक कुमार साहब के बचपन का रोल किया। ड्राइवर भी रहे। मीना कुमारी जी को टेबल टेनिस भी सिखाया करते थे। मीना जी ने इनकी बड़ी मदद करना चाहिए BR चोपड़ा से कह के कि इनको कुछ काम मिल जाए, लेकिन महमूद साहब ने इनकार कर दिया। बड़े खुददार थे। फिर छोटी छोटी भूमिकाएं की, जैसे कि फिल्म प्यासा में, लेकिन पहचान महमूद साहब को मिली 1958 की फिल्म परवरिश से। सच्ची बोलो बाबूजी? बोलो। आप हमारा शादी से करा दो। हाँ, हमारा शादी से करा दो। उसके बाद मर जाएगा क्या? नहीं बाबूजी, फिर हम कभी नहीं मरती। अरे मरने वाला तो तू ऐसे भी नहीं, मैं सब जानता हूँ। बाबूजी, आप शादी से बोल दिस नहीं है? ये हम तो रोजाना बाबूजी मर दिस और रोजाना नहीं मरते। बाबूजी, ये तो मोहब्बत का दाव पे झोन दिस। तुम बाबूजी मोहब्बत पे लेक्चर मान दो। आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं आरजू फिल्म की कहानी की तरफ और आपको लिए चलते हैं माजी में। आरजू फिल्म इतनी खूबसूरत थी, खास करके इसकी लोकेशंस। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। राजेंद्र कुमार, गोपाल डॉक्टर बन जाते हैं। जश्न शुरू होता है। मैंने देख लिया, तुम मिठाई खिलाओ। मालिकन, कुछ सुना? अपना गोपाल बेटा है ना, घर आ गया गोपाल। मेरे लाल, आज तुमने कुल का नाम रोशन कर दिया। ये तो सब तेरा आशीर्वाद है माँ। जिनके आशीर्वाद से सब हुआ, चलो पहले उनको प्रणाम करो। आप हमेशा मुझे कहा करते थे मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। आज आपका गोपाल डॉक्टर बन गया है। आप जहां भी हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए। हाँ माँ, घर में माँ है, बहन है और एक जानशीन दोस्त है, रमेश। दोस्ती ऐसी कि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी जान भी दे दें तो कम है। हमारे जहांगीर इंसाफ को किसने पुकारा? तस्लीम तस्लीम तस्लीम।
ऐ डॉक्टरों के नए शहंशाह, आपका पुराना नाचीज दोस्त आपको फर्स्ट आने की मुबारकबाद पेश करता है। मर्यादी माँ बदावत को ये मुबारक नामंजूर है। आनंद बना बंदे का कसूर। अरे रोहन चक्कर, जब सारी दुनिया हमें मुबारकबाद पेश कर चुकी, उसके बाद तुम्हारी निंद्रा टूटी। अबे और रफू चक्कर शहंशाह, तूने हमें क्या समझा है? इसी खुशी में बंदा तुम्हारे लिए एक तोहफा लाने गया था। अबे कोई तोहफा लाए भी हो या यूं ही बकवास कर रहे हो? ऑफ कोर्स, ये देखो। क्या है? कल सुबह की हवाई जहाज से कश्मीर जाने के 2 टिकट, एक तुम्हारा एक हमारा। हम ये तोहफा कबूल फरमाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच के बच्चे फौरन नीचे आके गले में, वरना टिकट तोहफा डिग्री खाना वापस ले लूंगा। ये बात है? बिल्कुल। तो हो जाए बेटा। 1 2। अबे सीधे रास्ते से आज टांग टूट जाएगी। सच कहा मेरी जान, सच कहा मेरी जान, हमने कभी झूठ कहा नहीं। दोनों कश्मीर जाने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर रमेश के पिता यानी ब्रह्म भरद्वाज कहते हैं कि तुम्हें काम से जाना है तो तुम कश्मीर कुछ दिनों बाद चले जाना, अभी गोपाल को जाने दो। गोपाल यानी राजेंद्र कुमार इनकार कर देते हैं कि रमेश तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, लेकिन काफी जिद के बाद फिर गोपाल जाने को तैयार हो जाते हैं। और फिर वहीं रास्ते में प्लेन में मुलाकात होती है उषा यानी साधना से, और वहीं से शुरू होती है मोहब्बत की पहली तकरार। माफ कीजिएगा, आपका पल्लू आपकी सीट में फंसा हुआ है, कहिए तो छुड़ा दूं? रहने दीजिए, मैं खुद छुड़ा लूंगी। देखिए देवी जी, ऐसा लगता है आपको मेरे यहाँ बैठने से बहुत ही तकलीफ हो रही है। मैं दूसरी सीट पे चला जाता हूँ। थैंक यू। एयरलाइंस वाले भी कैसे कैसे पैसेंजर बिठा लेते हैं। आप जैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू आर वेलकम। उषा इनसे हर बात पर खफा हो जाती हैं। राजेंद्र कुमार भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। फिर कश्मीर में अचानक से मुलाकात हो जाती है। अब मामला उल्टा हो जाता है। उषा इनसे बात करना चाहती हैं, लेकिन गोपाल जहां उषा दिखती हैं वहां से भागने लगते हैं। जी, भगवान का दर्शन नहीं करते? भगवान के दर्शन तो यही हो गए बंधु, पास जाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। खुदा कसम बाबूजी, आपका बात समझ में नहीं आती। मेरे बस का टाइम हो रहा है, मुझे गुलमर्ग जाना है मंदू। बाबूजी भगवान नजदीक आंदी और तुम दूर भाग दी। बाबूजी हमारा सामान नीचे उतार दो। अभी किधर जाएगा साहब, बात जा रहा है। अरे लेकिन हमें इस बस में नहीं जाना। अभी नहीं जाएगा, दूसरा बस 2 घंटे के बाद जाएगा। और फोन नहीं मिलेगी तो नहीं मिले, हमें इस बस में नहीं जाना। भाई सामान उतारो। वहीं गुलमर्ग में स्कीइंग कंपटीशन में गोपाल पार्टिसिपेट करता है सरजू फ्रॉम ओखला के नाम से। वहां भी इनकी मुलाकात होती है उषा से। आखिर में उषा तंग आकर पूछती हैं कि आखिर आपको मुझसे शिकायत क्या है। तो फिर कुछ इस अंदाज में गोपाल शिकायतों की झड़ी लगा देते हैं। ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। जाते हो बरहम भी, बन जाते हो हमदम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, है खाली मेरा पैमाना, बस इतनी
शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिस मस्ताना। सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं पर एक प्रेम कहानी और पलती है, मंदू और सभी यानी महमूद और मलिका की। हम सच्ची बोलती, हम तुमसे दिल से मोहब्बत कर दी। देखो साबी जी, तुम झगड़ा क्यों कर दी? तुम्हारे ये दुनिया में कोई नहीं होंदी, हमारे ये दुनिया में कोई नहीं होंदी, दोनों यतीम होंदी। अल्लाह को यही मंजूर, अल्लाह को मंजूर मुर्गी हक बोट में आंदी, उसके पीछे तुम आंदी, उसके बाद हम लोग का मुलाकात हो जाती। जल्दी साबी जी निकाह कर दी। तुम बहुत चालाक हो, तुमने हमें फंसा दिया। नहीं साबी जी, हम तुमको नहीं पसंद दी, तुमको तो मुर्गी पसंद दी। साबी जी जल्दी मौलाना के पास निकाह पढ़ा दी। बीच बीच में गोपाल उषा से रूठते रहते हैं, वो मनाती रहती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। देखा, चच्चा रूठा, भतीजी मानी। ओह, तो ये आपके रूठने से मानी? जी हाँ। तो लीजिए हम फिर रूठ जाए। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब। गोपाल को उषा से मोहब्बत हो गई है। ये बात गोपाल ने खत के जरिए बता दी रमेश को। बरखुरदार रमेश, जीते रहो। सोचता था तुम्हारे बगैर कश्मीर की वादियां किसी बदसूरत रेगिस्तान की तरह होंगी, लेकिन यार मेरे दिल थाम के सुन लो, इस रेगिस्तान में निहायत ही खूबसूरत फूल उगाए हैं और एक खूबसूरत फूल से मुझे प्यार भी हो गया है। रमेश, मैंने 3 दिन में 3 जन्म का प्यार पा लिया है। इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। अगर उसे देखना चाहते हो तो फौरन आ जाओ। याद है तुमने एक दिन कहा था कि लड़कियां हमारी पोजीशन और हमारी जायदाद से प्यार करेंगी, लेकिन मैंने ये बात गलत साबित कर दी है दोस्त। वो लड़की मेरे बारे में इसके सिवा कुछ नहीं जानती कि मैं ओखले गांव का एक सरजू हूँ। और मैंने ये फैसला कर लिया है दोस्त कि खुद उसे कुछ नहीं बताऊंगा। ये काम एक दिन तुम्हें करना होगा और तब उसे सारी असलियत का पता चलेगा। जियो मेरे शेर, क्या शिकार मारा है तूने। इसी बीच उषा बीमार हो जाती हैं। उनके पिता यानी नजीर हुसैन साहब, दीवान किशन किशोर उषा का आना जाना बंद कर देते हैं। इससे गोपाल परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब उषा से मुलाकात हो तो कैसे हो। मंदू रास्ता बताते हैं कि आप उनके घर चले जाइए, उषा की सहेली के पिता बनकर। और यही होता है। सभी यानी मलिका उषा के घर जाती हैं, उषा की सहेली बनकर, और पीछे से पहुंच जाते हैं हकीम साहब यानी गोपाल। उसकी अलालत का सुनते ही हमारा दिल परेशान हो गया दीवान साहब। हमने सलमा से कहा, बेटी हमें फौरन वहां ले चल, एक नजर देख लेंगे।
कुछ दुआ करेंगे, कुछ दवा करेंगे। ये आपकी इनायत है। मुझे अभी भी सलमा से मालूम हुआ कि आप बहुत बड़े हकीम भी हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया दीवान साहब। वैसे कुछ खास बात तो है नहीं, अलबत्ता बुजुर्गों के चंद नुस्खे याद हैं। हकीम साहब, आप रहने वाले कहाँ के? अजी क्या पूछो हो दीवान साहब, हमारे वालिदे माजिद ने तो जिंदगी लखनऊ में काट दी और हम दिल्ली क्या आए कि बस दिल्ली के ही होके रह गए। और अब तो हाल ये है जिस तरह आशिक न जाए कुएं जाना छोड़कर, जा नहीं सकते हैं मल्ला दिल्ली की गलियां छोड़। दीवान किशन किशोर को अंदाजा नहीं होता और कुछ अरसे तक ऐसे ही मुलाकातें होती रहती हैं। राजेंद्र कुमार साहब ने जो कोट्स और जैकेट्स पहने हैं आरजू में और मस्ती में झूम के गीत जो गाए हैं, और उस पर से रफी साहब की आवाज ने कमाल कर दिया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। और इसी बीच आती है उषा की बर्थडे और उस पर हकीम साहब यानी गोपाल बुजुर्ग होने के बावजूद भी सुनाते हैं एक बेहतरीन गजल। सुनिए बुढ़ापे के मुंह से जवानी की रंगीनियां, शेर अर्ज है। इरशाद हकीम साहब। छलके तेरी छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। इसके बाद दीवान किशन किशोर को राज पता चल जाता है कि हकीम साहब दरअसल सरजू है, वही सरजू जिसने अपने आप को ओखला का सरजू बताया है। कमाल ये कि उषा को अब तक सरजू का असली नाम भी नहीं पता था। इसके बाद कहानी मोड़ लेती है और गोपाल उषा से कहकर चले जाते हैं कि वो कुछ दिन बाद वापस आएंगे और शादी की बात करेंगे। दीवान किशन किशोर जब पूछते हैं कि उसका असली नाम क्या है तो उषा खामोश हो जाती है। उस पर से वो कहते हैं कि जरूर वो तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। बाबूजी, मेरा जाना बहुत जरूरी था। मेरे मना करने पर भी तुम सलमा से मिलने गई थी? जी, मैं सलमा से मिलने नहीं गई। फिर किससे? सरजू से। सरजू? कौन सरजू? उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। गुलमर्ग में भी वो थे और वही हकीम बनकर यहाँ भी आए थे। तो तू उस आवारा बहरूपी से मिलने गई थी? वो रूप तो उन्होंने मजाक में भरा था बाबूजी, वरना वो बहुत शरीफ आदमी है। यही उसकी शराफत है कि उसने तुम्हें बाप की इजाजत के बगैर बालकोनी से कूदा सिखाया। वो मेरी मजबूरी थी बाबूजी। मैं सुबह आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, मगर आपने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं क्या करती? वहाँ उनका जहाज जा रहा था। मैं उनसे यही कहने के लिए गई थी कि उनका आपसे मिलना बहुत जरूरी है। उसने क्या कहा? वो क्यों नहीं आया? उन्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना था, मगर वो इतवार को आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर वो न आया तो? वो जरूर आएंगे बाबूजी। उसका कुछ पता ठिकाना मालूम है? कौन है? क्या करता है? किसका बेटा है?
मैं नहीं जानती। नहीं जानती? ये सवाल मैंने कभी पूछे ही नहीं। क्या? बाबूजी, ये सब कुछ जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्हें ही जान लेना काफी था। सिर्फ इतना ही जान लेना काफी था कि उसका नाम सरजू है, बस? सरजू भी उनका असली नाम नहीं है। क्या? फिर असली नाम क्या है? मैं नहीं जानती। तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली नाम नहीं है? सुबह मेरे पहुंचने से पहले वो मेरे नाम ये चिट्ठी लिख रहे थे। मैं वहां पहुंची तो जहाज जा रहा था। बस इतनी ही बात हो सकी कि वो इतवार को वापस आएंगे। वो जरूर आएंगे बाबूजी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक हादसे में गोपाल का एक पैर चला जाता है और उसके बाद वो अपने आप को उषा और घर वालों से दूर करने का फैसला कर लेता है। गोपाल का ये मानना था कि एक अपाहिज के साथ उषा किस तरह से खुश रह सकती है, क्योंकि एक बार उषा ने गोपाल से कहा था कि अपाहिज की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। क्या कर दिया तुमने? हमें आपका नाम पता कहीं नहीं मिला। अगर आप अपना एड्रेस बता दें तो हम आपके घर वालों को खबर कर दें। डॉक्टर, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो डॉक्टर। डोंट गेट एक्साइटेड माय बॉय। प्लीज लीव मी अलोन डॉक्टर, प्लीज। ऑलराइट। इसी बीच रमेश अपने पिता के कहने पर कश्मीर जाते हैं कि दीवान किशन किशोर की लड़की उषा को देख लो, लड़की पसंद आए तो शादी कर लो। और वहां पर रमेश को उषा पसंद आ जाती हैं और यहीं पर लव ट्रायंगल का एंगल भी आता है। कश्मीर में रमेश और मंदू की भी मुलाकात होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और कोशिशों के बाद नकली पैर से गोपाल घर पहुंचता है। वहां वो किसी को नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ है। इधर उषा बेकरारी में गोपाल का इंतजार कर रही है और अपने बाप को समझा रही है और अपने दिल को भी। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता उधर रमेश और गोपाल की बहन सरला बार बार पूछते हैं तो गोपाल राज बता देता है। रमेश और सरला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो सच्चाई ही जानना चाहती हो ना? ठीक है, ठीक है रमेश, अभी बताता, अभी बताता। सरला, देख ले क्या सच्चाई है। और रमेश, तू भी देख ले आज अपने यार का तमाशा। ये है वो सच्चाई। अगर सच्चाई जानने का इतना शौक था तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखो। तुम्हारी चीख सुनकर माँ आ गई, तुम मर जाएगी। सरला, जिसे एक दफा देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे वो कैसे बर्दाश्त करेगी जिसे ये नजारा हर रोज देखना पड़ेगा। अब समझती हो मैं उससे क्यों दूर भागता हूँ? अब समझती हो मैं क्यों चाहता हूँ कि उसकी शादी कहीं और हो जाए? सरला, अब तुम दोनों से मेरी एक ही प्रार्थना है। देख भैया, मेरी माँ को ना पता लगे वरना मर जाएगी बेचारी। गोपाल, इतना बड़ा डॉक्टर है यार, क्या तू ये नहीं कर सकता कि मेरा पैर काट के अपने पैर में लगा ले? क्या किया जान मेरी? उधर उषा गोपाल की तलाश में पढ़ाई का बहाना करके दिल्ली आ जाती है और कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। इत्तेफाक से सरला और उषा एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं और धीरे धीरे
ये राज सामने आने लगता है कि गोपाल ही वो सरजू है जिसकी तलाश में उषा कश्मीर से दिल्ली आई है। किसी तरह से मंदू कश्मीर से दिल्ली आता है और इत्तेफाक से रमेश यानी फिरोज खान से मुलाकात होती है और ये राज खुलता है कि गोपाल ही सरजू है और उसने मोहब्बत की है उषा से, जिसे वो छुपा रहा है। मैं जो नहीं जानता था वो आज मुझे मंदू ने बता दिया है और फिर तुम्हारी बातों से पता चल गया है कि तुम दोस्ती को क्या समझते हो। एक दोस्त की चिता पे दूसरा दोस्त अपनी खुशी का महल खड़ा कर दे, ये दोस्ती का उसूल तुम्हारा होगा गोपाल, रमेश का नहीं। रमेश नहीं, रमेश नहीं, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या कुर्बानी दोस्ती का असूल है? क्या एक दोस्त अपने दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता? कर सकता है गोपाल, जरूर कर सकता है, पर ये कुर्बानी मैं क्यों ना करूं, तुम क्यों करो? रमेश, उस कुर्बानी के लिए मैं तुमसे तो कह रहा हूँ। गोपाल। हाँ रमेश, मैंने एक लड़की से प्यार किया था, उसी की खुशी की खातिर वो तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अगर अपने दोस्त की खातिर कुर्बानी दे सकते हो तो उससे शादी कर लो, और जो खुशी मैं उसे नहीं दे सकता उससे उसकी जिंदगी भर दो मेरे यार, बस इतना ही कर दो। तो तुम चाहते हो कि मैं एक के बजाय 2 खून कर दूं गोपाल? तुम सिर्फ दोस्ती में कच्चे हो मेरे दोस्त, बल्कि अभी तक प्यार को भी ना समझा। जालिम, तुमने ये कैसे समझ लिया कि उस एक्सीडेंट के बाद उषा तुमसे प्यार करना छोड़ देगी? मत पूछ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे गुलमर्ग में कहे हुए उसके लफ्ज आज तक याद है। उसी ने तो कहा था, अपाहज की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, उससे तो मर जाना बेहतर है। नहीं गोपाल नहीं, ये बिल्कुल गलत है गोपाल, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। वो लड़की आज भी तुझसे प्यार करती है। इस बात पर बहस मत कर। तुम समझते क्यों नहीं? हम दोनों में बहुत फर्क आ गया है। मेरा एक पाँव नहीं है भैया, मैं उसके बराबर नहीं रहा रमेश, मैं उसके बराबर नहीं रहा। गोपाल कहता है कि मैं अब उसके बराबर नहीं रहा। ये बात उषा सुन लेती है। किस प्यार की याद पे जिंदा रह सकते हो जिस प्यार को तुमने खुद ठुकरा दिया? तुम्हें मेरी वो एक बात याद आ गई, लेकिन इतना याद नहीं आया कि एक अनजान लड़की ने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा और जिंदगी रख दी तुम्हारे कदमों में। तुम वो भूल गए जो कहा करते थे कि शरीर मर जाते हैं मगर आत्मा और प्यार हमेशा जिंदा रहते हैं। और आज तुम्हारे लिए शरीर ही सब कुछ हो गया, जिसका एक छोटा सा अंग कट जाने से तुम्हें प्यार के टुकड़े होते हुए दिखाई देने लगे। मैं पूछती हूँ, अगर ये हादसा शादी के बाद होता तब भी क्या तुम मुझे इसी तरह छोड़ के चले जाते? उषा, तुम शरीर की खूबसूरती और प्यार को एक समझते हो ना, तो मैं आज तुम्हें साबित कर दूंगी कि शरीर रहे न रहे, प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। देख लो। उषा, रमेश, तुम बेफिक्र मत कर, उषा को रोक रमेश, वो कुछ करने जा रमेश। तुम जा। माँ उषा कहीं चली गई है। आखिर में किसी तरह से गोपाल उषा को मशीन से उठा लेता है और वहीं हो जाता है दोनों का मिलन। उषा, ये क्या कर रही थी तुम? ये क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, अपने आप को तुम्हारे बराबर कर रही थी ताकि हम दोनों में कोई फर्क न रहे, कोई दूरी न रहे। माफ कर दो उषा, मुझे माफ कर दो। इसे माफ मत करना उषा, इसने मोहब्बत और दोस्ती दोनों को बहुत गहरे जख्म दिए हैं, इसे कभी माफ ना करना। रमेश, मुझे गलत मत समझो, मैंने तो तुम सबकी खुशी चाही थी। ये सच कहता है रमेश, सच कहता है। इस इंसान ने अपने लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत दुख उठाया है। रमेश, गोपाल, गोपाल, माँ, गोपाल, 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 ये तुमने अपने क्या किया? अरे पगले, तुमने पैदा
मुझे माफ कर दे माँ, तुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझती हूँ, तू सोचता था ना कि माँ से बर्दाश्त ना होगा, है ना? अरे पगले, इतने बहादुर बेटे की माँ क्या इतनी कमजोर हो सकती है? माँ, उषा की तरफ देख तो, देख उषा की तरफ। बेचारी को कितना दुख पहुंचा तेरी छोटी सी गलतफहमी के लिए। उषा बेटे, आना, आ मेरे पास आओ। आज तुम दोनों को इकट्ठा देख लो। जीती रहो बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। या इलाही मिट न जान दी कदरे दिल। माँ ये मेरा दोस्त है। बाबूजी, बाबूजी, हम ममदू मोहब्बत का यशपल आप दोनों को मिलान दिस ना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। सच? और इस तरह से फिल्म का सुखद अंत होता है। दोस्तों, आज कोशिश की आपको माजी में ले जाने की और एक बार फिर से कहानी दोहराई 1965 की फिल्म आरजू की। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।